नमस्कार। हमारे इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आए हैं और हम आपको इसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे डिटेल में। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को चैनल यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको हमारा वीडियो टाइमली मिलता नहीं होगा। और दूसरी बात कि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता होगा। तो मेरे वीडियो को आप अगर रेगुलर देखते हैं या नहीं देखते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरी बात कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। यानी कि इसके पहले में मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया उसको देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्कैब्स यानी कि रिलेटेड टू यानी कि फ्रेजेज एंड इडियम्स ही बताया था। उसमें मैंने इडियम्स और फ्रेजेस का कुछ मतलब भी बताया था। कुछ लोग इडियम्स और फ्रेजेस को हिंदी में कहते हैं मुहावरा एंड वाक्यांश। तो चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं कि इडियम्स और फ्रेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा आपको कि इडियम्स का जो मतलब होता है वो क्या होता है। इडियम्स को लोग इडियम्स क्यों बोलते हैं, फ्रेजेस क्यों बोला जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखा होगा कि जहाँ इडियम्स रहता है वहाँ फ्रेज भी रहता है। तो दोनों का मतलब क्या है? आखिर दोनों का मतलब सेम होगा, यानी कि तभी तो दोनों साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, हमारे सारे इडियम्स फ्रेजेस ही होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेज का मतलब ही होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट, विदाउट हैविंग एनी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब इन द सेंटेंस। यानी कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट नहीं है। चलो अगर ऑब्जेक्ट मान भी लेते हैं कि है तो भी वो सब्जेक्ट नहीं रहता, वर्ड भी नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स देखते होंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जेंटलमैन, एट लार्ज, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो इसको यानी कि हम ग्रामर में एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं फ्रेज। ठीक, तो फ्रेज होता ही यही है कि जब बहुत सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है यानी कि ग्रुप होता है तो उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। ठीक, तो बस इसीलिए एडियम्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेजेस। ठीक है, दोनों साथ में ही रहते हैं। और एडियम्स का क्या मतलब होता है? एडियम्स एक ऐसा यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, उसके जो मीनिंग होता है यानी कि एडियम्स का जो मीनिंग होता है उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है। उसका कुछ हिडन मीनिंग होता है जो हम सेंटेंस में उस यानी कि सेंटेंस में हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपको हम एक एग्जांपल के तौर पर समझाएंगे। यहाँ पर लिखा अ जेंटलमैन एट लार्ज। इसका मतलब अगर ये देखा जाए तो कोई जेंटलमैन है वो एट लार्ज है, यानी कि देखा जाए तो फ्री है। तो इसका कोई सेंस निकल नहीं रहा है, क्योंकि ये कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको सेंटेंस से ही निकाला गया है। इसीलिए तो इसको कहा जाता है वाक्यांश, यानी कि वाक्य मतलब सेंटेंस और अंश मतलब पार्ट, यानी कि किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है हमारा इडियम्स और फ्रेजेस। हाँ, इसको सेंटेंस में यूज करके तब बताया जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एट अ जेंटलमैन एट लार्ज। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ मीनिंग्स भी इसका लिख दिया है, कुछ सिनोनिम्स कहते हैं इसको, और इसका कुछ उसका कुछ इजी मीनिंग है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आज जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब देखो क्या होता है? एन अनरिलायबल पर्सन और पर्सन विदाउट जॉब। यानी कि ऐसा कोई फ्रेंड है आपका या आपके बगल बगल ऐसा कोई इंसान है, कोई बंदा है जिसके पास कोई जॉब नहीं रहता, या वो बंदा अनरिलायबल है, यानी कि उसको ये कह सकते हैं कि वो विश्वास पात्र के लायक नहीं है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि यू आर अ जेंटलमैन एट लार्ज। ठीक है, कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और नोट करिए एक एक एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, एंड अनरिलायबल पर्सन, अ पर्सन विदाउट जॉब, उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एडियम्स के रूप में अ जेंटलमैन एट लार्ज। ये सारे पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सारे पेपर में पूछे जा चुके हैं। हो सकता है फिर किसी पेपर में पूछा जाए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्पेशली। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये इंग्लिश स्पीकिंग में भी हेल्प करेगा। जैसे आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने का शौक है या आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से बोलेंगे तो कुछ मज़ा नहीं आता। इसलिए हम लोग इडियम्स का यूज जानबूझ कर करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब बुल इन अ चाइना शॉप। देखो ये बहुत कॉमेडियन लग रहा है, ये इडियम्स इतना कॉमेडियन लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई चाइना में शॉप है, वहाँ पर कोई सांड घुस गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, इसका जो मीनिंग होता है ना वो ये होता है कि अ वेरी केयरलेस पर्सन, मतलब कोई बंदा बहुत केयरलेस है और उसके कुछ बिहेवियर अलग टाइप के हैं, कुछ उसके भी बिहेवियर गलत हैं। तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यू आर अ बुल इन अ चाइना शॉप, राइट। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। मेरा फेवरेट इडियम्स भी है एक्चुअली। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को ऐसे ही बोलता रहता हूँ, जब वो किसी मैनरलेस तरीके से बात करते हैं तो बोल देता हूँ कि यू आर अ बुल इन अ चाइना शॉप, राइट। ठीक है, तो वेरी केयरलेस इन द वे वन मूव्स और बिहेव्स, राइट। नेक्स्ट वन देखो, आई स्टॉकिंग हॉर्स। स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब जो होता है समथिंग यूज टू कवर वंस टू पर्पस, यानी कि किसी का इरादा कुछ और है लेकिन करना कुछ और चाहता है। ठीक है, इसका एग्जांपल पॉलिटिक्स में आप देख सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन का इमेज गंदा होता है तो वो क्या करता है, अपनी जगह पर किसी दूसरे कैंडिडेट को खड़ा कर देता है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसका इमेज सही है। तो जो जिसका इमेज सही रहेगा, जाहिर सी बात है वो इलेक्शन जीत जाएगा, उसको वोट भी मिल जाएगा, और जब वो वोट जीत जाता है वोट पाकर, तो उसको वहाँ से रिप्लेस करके अपने पोजीशन पर बैठ जाता है। तो इसको बोलते हैं कि स्टॉकिंग हॉर्स, यानी कि अपने जगह पर किसी बंदे को यूज करना, प्रिटेंस करना,
और ट्रिक का यूज करना, उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में स्टॉकिंग हॉर्स। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता है तो वो क्या कहता है ना कि किसी भी इलाके में जा करके वहाँ के सारे पेड़ को कटवा देता है और कहता है कि यहाँ पर मैं एक इंडस्ट्री सेटअप करूँगा जिससे किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं कि मतलब वो लोग स्टॉकिंग हॉर्स का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो रियल इंटेंशन होता है वो छिपा होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि दे आर डूइंग जस्ट स्टॉकिंग हॉर्स, राइट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं स्टॉकिंग हॉर्स। नेक्स्ट वन है अल्फा एंड ओमेगा। देखो अल्फा एंड ओमेगा क्या होता है ना, ग्रीक लेटर्स का सबसे फर्स्ट लेटर और सबसे लास्ट लेटर्स होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इडियम्स के रूप में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि जो ग्रामर है वो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कौन? ग्रामर। किसका? इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक। आपके फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसको भी बोल सकते हैं कि माई फादर इज द ओमेगा एंड अल्फा, यानी कि माई फादर इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ माई फैमिली, लाइक दैट, ओके। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अल्फा एंड ओमेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि अल्फा एंड ओमेगा। नेक्स्ट वन देखो, एन आई वॉश। आपने देखा होगा एन आई वॉश का एक प्रकार का सोल्यूशन होता है जिससे आँख वाँख साफ किया जाता है। तो इसको हम इडियम्स में कैसे यूज करेंगे? इडियम्स में इसका लिटरल मीनिंग तो हमको लेना नहीं है कि एन आई वॉश होता है कोई चीज़ साफ करना, तो इसको क्या कहते हैं? डिसेप्शन, नॉनसेंस, फुलिशनेस एंड मिसलीडिंग, यानी कि ऐसा कोई चीज़ जो मिसलीडिंग होता है, डिसेप्शन होता है यानी कि धोखा देने के योग्य होता है, किसी चीज़ को मिसलीड करना या किसी को मिसलीड करना, तो उसको हम आसानी से कह सकते हैं कि यू आर डूइंग एन आई वॉश एक्टिविटी, राइट। तो इस तरह के हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है एन आयरन हैंड। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स होता है, इसको पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और ये पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज भी होता है, ठीक है। देखो हार्श एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर समथिंग एंड समवन, जैसे आपने देखा होगा चाइना में पूरा कंप्लीट रेड, यानी कि पूरा कंप्लीटली यानी कि कंप्लीटली ऊपर क्या है जानते हो? कंप्लीट कंट्रोल ओवर समथिंग, मतलब कोई भी अगर कोई राजनेता है, कोई पॉलिटिशियन है, किसी चीज़ पर पूरा कंट्रोल किया हुआ है कंप्लीटली, तो उसको बोल सकते हैं एन आयरन हैंड, ठीक। तो यानी कि कह सकते हैं कि दिस पॉलिटिशियन इज रूलिंग एन आयरन रूल और एन आयरन फिस्ट। यहाँ पर फिस्ट भी लगाया जा सकता है, किसी किसी में फिस्ट भी देखा गया है, किसी किसी में हैंड होता है, तो दोनों का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो एन आयरन हैंड का मतलब होता है हार्श और कंप्लीट कंट्रोल ओवर समथिंग और समवन, किसी चीज़ पर पूरा कंप्लीट कंट्रोल पाना ही आयरन हैंड होता है, ठीक है। तो ये इसका इजी मीनिंग है। नेक्स्ट वन है अ मेयर्स नेस्ट। देखो नेस्ट मतलब घोंसला होता है, मेट्स का मतलब एक घोड़ी होती है, ठीक है, यानी कि घोड़ी कभी नेस्ट नहीं बनाती है, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि मतलब एन एक्ट, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन, फॉल्स इन्वेंशन और इल्यूजन, यानी कि माया। तो इसको कह सकते हैं कि झूठा। इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जैसे जस्ट व्हेन यू कम टू मी आई नेवर बिलीव दैट वॉट एवर यूर डूइंग इज अ मेयर्स नेस्ट, मतलब आप जो भी कुछ करते हैं मुझे नहीं लगता है कि ये क्या इस प्रकार का क्या है कि ये एक फॉल्स इन्वेंशन है, इल्यूजन है। कोई भी एक्टिविटी अगर आप देखते हैं तो उसको आप डिस्क्राइब अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं कि वो क्या है, मेयर्स नेस्ट है, ठीक। तो इसको हम कह सकते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई अगर सिचुएशन है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो उसको आप आसानी भाषा में कह सकते हैं कि दिस इज अ मेयर्स नेस्ट, कंप्लीटली पूरी तरह से डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो अब इंग्लिश टू इंग्लिश में समझ सकते हैं, पेपर में इंग्लिश में ही आता है इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही लिखा है, हिंदी में समझ लीजिए। नेक्स्ट है अ ओल्फ इन अ शेप्स क्लॉथिंग। आपको पता होगा कि शेप अलग होता है, ओल्फ अलग होता है, यानी कि भेड़िया की शक्ल में भेड़, इसका जो मतलब होगा वही होगा। तो इसका मतलब क्या होता है ये देखिए, एन एक्ट ऑफ डिस्गाइजिंग, यानी कि रूप बदलना, बहरूपिया कह सकते हैं आप, कि आपका कोई फ्रेंड है और आपके साथ रह रहा है लेकिन आपके साथ धोखा कर रहा है, या प्रकार से देख सकते हैं कि सेम्स हार्मलेस बट डेंजरस, दिखने में तो लगता है कि बहुत सीधा साधा है लेकिन अंदर का इंटेंशन उसका बहुत ही गलत होता है। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से कि यू आर ओल्फ इन अ शेप्स क्लॉथिंग, यानी कि आपका बहरूपिया रूप है, हो सकता है आप अंदर से बहुत खतरनाक हो लेकिन बाहर से आप बहुत अच्छा दिख रहे हैं, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में भी आप यूज कर सकते हैं कि अ ओल्फ इन अ शेप्स क्लॉथिंग, राइट। तो इस तरह के हो सकता है। अ डैम्प स्क्विब का मतलब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है। इसका जो मतलब होता है एन इवेंट दैट इज नॉट एज इंप्रेसिव एज पीपल थॉट इट वुड बी, यानी कि जैसा आप सोचे थे अगर वैसा कोई सिचुएशन या कोई परिस्थिति या कोई ओकेजन या अवसर नहीं होता है तो आप उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में अ डैम्प स्क्विब, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज किया और वहाँ पे आपने सोचा कि बहुत सारे लोग आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग आएंगे, सेलिब्रिटी लोग आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, कोई नहीं आता है। तो आप उसको बोल सकते हैं कि जस्ट आई ऑर्गेनाइज माई पार्टी एंड दिस पार्टी प्रूव टू बी अ डैम्प स्क्विब, राइट। तो इस तरीके से आप खुद भी बोल सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में अ डैम्प स्क्विब, एन इवेंट दैट इज नॉट एज इम्प्रेसिव एज पीपल थॉट इट वुड बी। नेक्स्ट, नो एबीसीज ऑफ का मतलब होता है द इसेंशियल फैक्ट्स और डिटेल्स अबाउट समथिंग,
यानी कि एबीसी का मतलब ये होता है कि जैसे एबीसीडी होता है ना कि इंग्लिश में एबीसीडी, तो आप किसी को बोल सकते हैं कि यू डू नॉट इवन नो एबीसीज ऑफ फिजिक्स, यानी कि यू डू नॉट इवन नो द एबीसीज ऑफ ग्रामर। आपको ग्रामर का एबीसीडी भी नहीं आता, इसका मतलब क्या होता है कि आपको ग्रामर का एसेंशियल फैक्ट्स और डिटेल्स नहीं आता है। तो आप किसी को इस तरीके से बोल सकते हैं कि यू डू नॉट इवन नो द एबीसीज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हाटएवर। ठीक है, तो एबीसीज ये होता है, ये इडियम्स होता है, ये पूरा फ्रेज होता है इडियम्स। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि यू डू नॉट इवन नो द एबीसीज ऑफ माय फैमिली, यानी कि आप मेरे फैमिली के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डिटेल्स है, वो आप नहीं जानते। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट वकैब्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। मैंने यहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश में लिख दिया, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप इसको इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब स्पीकिंग में हम लोग इडियम्स और फ्रेजेस का यूज़ करते हैं तो उस इंग्लिश स्पीकिंग का कुछ तरीका ही अलग होता है, राइट। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे विथ न्यू टॉपिक। तो तब तक के लिए नमस्कार।